वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल आपको याद होगा हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो जिनसी हरास की स्कैंडल हुआ है उसके बारे में बात की थी। FIA के मुताबिक बहुत से स्टूडेंट्स ने उनको कांटेक्ट किया है और इसका माखज़ ये है कि यूनिवर्सिटी में खुफिया तौर पर कैमरे नस्ब किए गए बाथरूम्स में, स्मोकिंग एरियाज़ में, और वहाँ स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया गया। क्या फेवर्स लिए गए, क्या हुआ, उसकी तहकीकात FIA कर रही है। आज कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया और बाहर निकल कर उन्होंने मुतालबा किया कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और जो है इस मामले की तहकीकात जो है वो आला तरीन सतह पर होनी चाहिए। आज सिंध हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत ने एक जो है 10 मेंबर अपने जो MPs हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई और जो चीफ़ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो भी इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने भी 28 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश की है। तो पहले सुन लीजिए आज जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एहतजाज के बाद कोयटा प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उनके मुतालबात क्या हैं, सुनिए। इन गैर कानूनी इक़दामात की फादाश में गवर्नर बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फिलफौर मौजूदा वाइस चांसलर को बरतरफ करे और एक आला इख्तियाराती कमीशन बनाकर गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान किए गए तमाम गैर कानूनी इक़दामात व वाक़यात की तफ्तीश करे और यूनिवर्सिटी की साख को पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मस्बत इक़दामात उठाए जाए। आगे चल के इन्होंने ये भी कहा है कि कोयटा की जो दीगर यूनिवर्सिटियाँ हैं हाँ उनमें भी तहकीकात कीजिए। बिल्कुल करनी चाहिए। उसके अलावा ये अभी तो कल जब हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे अली शाह के ये कोई 1 साल से चल रहा था, अब खबरें ये आ रही हैं कि उससे भी पुराना है, ये 2-3 साल से ये चीजें सालों से चल रहा होगा। ये ऐसा थोड़ी है कि जी 5 नवंबर से ये शुरू हुआ है और 12:30 बजे शुरू हुआ है। लंबी गेम है, लंबी गेम है। और जाहिर है जिस तरह ये कैमरे नस्ब किए गए और उनकी रिसेप्शन वगैरह सारे सर्वेलेंस ऑफिसर को भी इंटरोगेट किया है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और जो ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस के चेयरमैन हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह मंदोखेल, उनको भी सस्पेंड किया गया है। मगर VC जो हैं जावेद इकबाल साहब वो अभी भी डाउन प्ले कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। जहाँ तक वो गिरफ्तारियों का ताल्लुक है या वो कोई वीडियो का ताल्लुक है वो कतई तौर पे भी दुरुस्त नहीं है, उस तरह कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, हम FIA के साथ जो है पूरा ताउन करने के लिए तैयार। तो ना वीडियो भी नहीं है। अच्छा, नहीं, अब तो फिर ताउन क्या कर रहे हैं? ये कुछ सच है इसमें, गिरफ्तारियां नहीं हुई है, एज सच इन्वेस्टिगेशन हुई है, पूछताछ हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसी जुमले में कहा कि जो गिरफ्तारियां और ये जो वीडियो का मसला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो इसलिए सही कह रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने कोई वीडियो ना देखी, ये हो सकता है। FIA ने लेकिन चूंकि देखी नहीं है लिहाजा वजूद, लेकिन FIA ने देखी है। क्योंकि मैं न्यूयॉर्क नहीं गया तो न्यूयॉर्क है ही नहीं। बिल्कुल, मैं कैसे कह सकता हूँ कि न्यूयॉर्क है, मैंने तो कभी नहीं। हालांकि इनके स्टाफ ऑफिसर के पास से वीडियोस नहीं यार, FIA ये उसका जाती मामला, अपने बंदे ने बयान दिया है, अगेन अपना नाम नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कि 12 वीडियोस ट्रेस की गई हैं। ट्रेस का मतलब है कि आपने देखी है, आपके पास मौजूद है। तो ये जो बात कर रहे हैं VC साहब, ये अच्छा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, क्योंकि हमारा एक ही तरीका होता है, कोई भी मसला हो जाए डिनाई एवरीथिंग। ऑल इज वेल सर, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा। अब फिर हम यही सवाल पूछते हैं और हम ही ये सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, कल अली शाह बता रहे थे कि इन्होंने कहा था VC साहब ने कि अच्छा ऐसा हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इनको तो सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो, नहीं है कीवर्ड ना। अच्छा, हम जाहिर है कि हमें भी कुछ सवाल पूछने होते हैं, तो हम तो यही सवाल पूछते होते हैं ना कि यार इससे पहले क्या स्टूडेंट्स ने चैनल्स फॉलो करने की कोशिश की? हाँ, तो वो चैनल्स हैं कौन से? क्योंकि अक्सर जब आप कोई बच्चा या बच्ची स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करती है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है, उनको ये भी नहीं इल्म होता कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून है या इस यूनिवर्सिटी में ये तरीक़ाकार है। जहाँ होता भी है तो वो इस तरह का होता है कि आपको मजबूर करता है कि आप उनके पास ना जाएं। मैं मिसाल दे देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, तो वैसे ही मुश्किल है किसी खातून के लिए कि वो इस चीज़ को एडमिट करें, और अगर उनके पीछे कोई वीडियो है कि वो मतलब लड़के के साथ बैठी हुई है जो भी, तो फिर तो डबल मुश्किल हो जाती है।
GCU में ऑल मेल पैनल है, ठीक है, कि आपने जाके ना ये 6 मर्दों को अपनी कहानी सुनानी है और फिर अजीब अजीब सवालात भी होंगे। मेडिकल कैंपसेस में भी होता है और हर कैंपस में ही ये तकरीबन होता है। ब्लैकमेलर्स जो है या जो हरास करते हैं उनके हाथ में क्या है, ठीक है, एक तो ग्रेड्स, हम आपके मार्क्स खराब कर देंगे, हम इन चीज़ों को पब्लिक कर देंगे, ठीक है। माहौल क्या है कि कौन सी कम ही कोई फीमेल स्टूडेंट्स होंगी या इवन मेल स्टूडेंट्स जो अपने घर में जाके कहें कि देखें अबू अम्मी, मतलब मैं किसी के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी कोई वीडियोस है, पता नहीं इनोसेंट वीडियोस भी हो सकती हैं। पहला जवाब वहाँ से क्या आएगा, मोस्ट लाइकली मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूँ, तुम्हें यहाँ पर अभी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में एंटर होना भी कोई आसान काम नहीं है और इनको पता है, ये जो हरास कर रहे होते हैं, कि ये डेस्परेट है, इनकी पूरी फ्यूचर का सवाल है, तो वी कैन गेट अवे विद इट, दिस इज द नहीं। और जो FIA वाले वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे आपने भी कहा कि थ्रेट यही है कि ये, क्योंकि जाहिर है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास उनके नंबर्स भी हैं, उनके पेरेंट्स का भी, तो उन्होंने पहला जो मैसेज होता है कि हमारे पास ये वीडियो है, हम आपके वालिदैन को ये भेज देंगे और हमारे पास नंबर्स भी मौजूद हैं, तो जाहिर है फिर स्टूडेंट्स जो हैं उसके ऊपर वो करते हैं। बाकी ग्रेड्स का जहाँ तक मामला है वो भी जाहिर है होता है, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्ले इन करती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। हाँ, अभी मैं पढ़ रहा था पिछले हफ्ते ही BBC ने कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन किया सेनेगाल में, जी, वेस्ट अफ्रीका, हर यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने इससे नतीजा अखज़ किया कि ज़ाहिर है पूरे कॉन्टिनेंट में ये होगा, और उन्होंने एक डीन और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अच्छा, उसके पास अपनी जो नामानिगार थी उसको स्टूडेंट बना के भेजा, शाबाश, कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो उसने फिर खुफिया तौर पे वो रिकॉर्डिंग की, जो उसके साथ डबल मीनिंग के फ़िक्रे बोलते थे, यहाँ हाथ रख दिया और तुम इंटेलिजेंट हो, तुम खूबसूरत हो और तुम किस चक्कर, मतलब वो जो भी हो सकता है सजेस्टिव है, वो सारा का सारा मामला आ गया। जब वो मामला सामने आ गया उसके बाद भी वो भाई साहब जिनकी वीडियो बनी थी वो कह रहे थे ये जो है पता नहीं क्या है और ये धोखाधड़ी है फलाना, मतलब वो एडमिट करने को फिर भी वो तैयार नहीं थे। अच्छा, सेनेगाल की बात है, अपने यहाँ पाकिस्तान में कई दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी और मतलब हर जगह। भारत में तो इस पर बाकायदा फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में, मसलन सौरा भास्कर है, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है वहाँ, उसकी एक फिल्म है अनारकली ऑफ आरा। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में है कि आरा की जो यूनिवर्सिटी है उसका जो वाइस चांसलर है वो मुजरों का सबका शौकीन है। अच्छा, ये जो है ये रक्कासा है, उस पर वो आशिक हो जाता है, खैर वो एक अलग मामला है। उसमें एक सीन ये दिखाया है कि उसके किसी जानने वाले की बच्ची आती है कि जी मुझे फ़लाने में एमफिल करना, अरे इसकी तो सुपरविज़न मैं करूँगा। 2-3 सीन्स के बाद दिखाया कि वो जो है कुछ और तरह की सुपरविज़न हो रही है, तो ये अब वहाँ मौजू बनने लगा है, इस तरह है। और मेरा ख्याल ये तो हम तरक्की पजीर ममालिक की बात कर रहे हैं, खुद तरक्की याफ्ता ममालिक में अमेरिका और बरतानिया में आपके पास इनफैक्ट 124 यूनिवर्सिटीज़ की सर्वे की गई थी, अब मैं ब्रिटानिया की बात कर रहा हूँ, और पता लगा कि तकरीबन 1500 एलिगेशंस सेक्सुअल हैरेसमेंट की एंड सेक्सुअल वायलेंस की पिछले साल में, हालांकि 2016 से 2017 में 500 से कम थी। अब इसको आप 2 तरीक़ों से देख सकते हो कि या तो हरासमेंट ज़्यादा हो रही है या हरासमेंट रिपोर्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी ये सालों साल किस्सा चलता है। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स यही होता है सबसे पहले कि भाई वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, अपने नाम को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर तो बहुत कंपटीशन भी होती है ना, तो ये एक बड़ा मसला होता है। दूसरा कि फिर हमने अपने प्रोफेसर्स को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, फिर प्रोफेसर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। इंतजामिया का एक बंदा है तो वो अपने दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, प्रोफेसर का नाम हम क्यों ले रहे हैं? हम इसका नाम डॉक्टर रख देते हैं, कोई भी, हम इसका नाम पादरी रख देते हैं, हम इसका नाम पंडित रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रखते हैं। लेकिन ये मसला जो है हर शोबे में वर्ल्ड वाइड है, कोई भी शोबा उठा ले ये आपको निकल ये कि हमारे अगेन जो लॉ है, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन भी, वो वर्क प्लेस हरासमेंट को देखता है। उसमें ये इसको किसी न किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा, जिस तरह इस केस में हुआ। लेकिन वो भी कि वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट आया, उसने सुओ मोटो नोटिस लिया, फिर तहकीकात के लिए कहा,
तो वो कोर्ट ने क्योंकि कहा तो वो उधर गया, लेकिन ऑटोमेटिकली होता ये कि यूनिवर्सिटी का मामला है वो वहीं सॉल्व हो जाता है और जो है या तो मजबूरी में सुलह हो जाती है। लेकिन आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली इसका हल क्या है? मसलन मैं हूँ टीचर, ये सामने स्टूडेंट है, अब मैं उसका सुपरवाइज़र हूँ, कैमरा भी नहीं है और मैं उसके साथ ये बातें कर रहा हूँ कि जी ये ग्रेड है और फलाना ये है वो है, कैसे पकड़ेंगे आप? यही तो मसला है ना। और ये सिर्फ इस केस में नहीं है, तकरीबन 90% सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में यही होता है कि इट बिकम्स योर वर्ड अगेंस्ट देम। अच्छा, अब ये केस तो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर बाकायदा इलीगल वीडियोस बनाई हैं और वो चीजें पकड़ी गई हैं तो फिर आपके पास एक स्मोकिंग गन है। लेकिन बिल्कुल अच्छा, ये जो डबल मीनिंग वाली, लेकिन 90% तो इस वाकई 99 कैमरा थोड़ी होता है, 99 कह दो नहीं होता। अब या तो अगेन जैसे वो बीबीसी वाले ने किया, बंदा को स्टिंग ऑपरेशन करे, ठीक है, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि क्या आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आप फिर वो कहेगा कि जी मुझे तो इंट्रैप किया गया, ये देखें जी मुझे, मैं तो ख्याल था कि जी मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं भी इंसान हूँ, फिर इस तरह की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी अगेन। अच्छा, डबल मीनिंग वाली कॉन्वर्सेशन, वो आपको मीनिंग है, अगर कोई तीसरा देख रहा हो वो शायद कहे कि यार ये तो उसने ऐसी बात कर दी है, गलती हो गई, तो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अगेन ये सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो चार्जेस होते हैं तकरीबन हार्डेस्ट टू प्रूव है। अच्छा, जहाँ तक आपने कानून की बात की कि वर्क प्लेस पे होती है, मीशा शफी के केस में जो एक टेक्निकल लूप होल निकला है ना। अच्छा, केस के मेरिट्स पे तो बात ही नहीं हुई कि भाई आप वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं थी तो टेक्निकली वो वर्क प्लेस आपका नहीं बनता है। और ये एम्ब्यूड्समैन ने फैसला दिया, एम्ब्यूड्समैन के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया, बिकॉज टेक्निकली तो हाई कोर्ट सही कह रहा है ना, आपके पास लॉ ही नहीं है इस चीज़ का ना, जो लूप होल उन्होंने निकाला है, तो ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स तो बिल्कुल वो केस डिसमिस ही होगा। बहरहाल लेट्स सी, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं और FIA तहकीकात कर रही है, 28 को रिपोर्ट भी पेश, तो देखते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और रहीम यार खान में दौरान हिरासत जाँबाग होने वाले सलाउद्दीन का केस गुज़िश्ता माह के अवाइल में बहुत ज़्यादा मीडिया पे उछाला गया, माशरे को भी और हम समेत सबको झंझोड़ा कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद वो केस गायब हो गया। 4 पुलिस वालों को टॉर्चर के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि इन पुलिस वालों को सज़ाएँ दी जाएंगी और जो है इनको ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मगर जैसे इस तरह के हर केस में होता आया है कि जैसे ही वो मीडिया स्पॉटलाइट से गायब होता है तो बैकग्राउंड कोशिशें शुरू हो जाती हैं और केस को, जिसमें ज़ाहिर है अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो जो भी मुतासरा पार्टी होती है उस पर दबाव डाला जाता है। मगर आज जो सलाउद्दीन के वालिद हैं का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया है जिन्होंने उनके बेटे सलाउद्दीन को कत्ल किया। सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते उन्होंने माफ़ कर देता इंशाअल्लाह जी। बिल्कुल मेरे मुतालबात, बल्कि मैं मुतालबात पहले भी नहीं सन कीते हो। मेरे पिंड दियां भाइयों ने मौके पर गवर्नर साहब आए सन, उन्होंने तो फायदा उठाने की सतह गवर्नर साहब के अगे मुतालबत रखे सन, तो मुतालबात मौके पर DC साहब ने ऐलान किया, इंशाअल्लाह साडे मुतालबात पूरे हो गए। जी जनाब, ये मुतालबात क्या हैं? मुतालबात जो हैं, इनके वालिद जिनका नाम अफजाल है, उन्होंने कहा है कि गाँव के लिए, उनके गाँव के लिए पक्की सड़क, गैस की फराहमी और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए उनसे वादा किया गया है। इस मौके पर जो है सुलह के मौके पर कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हबीब और असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास भी मौजूद थे। और ये सुलह जो है वहाँ के मकामी सियासी रहनुमा शेख फयाज़ ने करवाई है। और ये जो उनका ताल्लुक किस जमात से? मिल्ली मुस्लिम लीग से है। मिल्ली मुस्लिम लीग, वो हाफिज सईद वाली? जी जी, अच्छा। वो इनकी कोई सीटें नहीं है, लेकिन ये जिस तरह भी हुआ है तो ये जो पक्की सड़क है ये ऐसे जो बनाएगा, कौन बनाएगा? नहीं, तो ये तो जाहिर है वो उनसे कहा। अच्छा, आप ये देखें वो करेगी। वो जो इस्लामाबाद में वो जो बेचारी थी मुलाजिमा, क्या नाम था उसका? तैयबा से लेके और ये जो मॉडल मुल्तान की थी कंदील बलोच से लेके
और सलाउद्दीन तक सबके वारिस अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा दिल। अच्छा, स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगता है कि साइकुलर स्टाइल है और वो तकसीम कर दिया जाता है। तुसी माफ़ी देनी है ना, ए स्क्रिप्ट पढ़ दो कि जी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। इस आदमी की जिसका ये बेटा मरा है टॉर्चर से, वो जो बकौल शख्स से बॉडी लैंग्वेज इसकी देखी, इसको तो ये भी नहीं पता था कि ये पढ़ क्या रहा है। अच्छा, और क्या इसने मांगा है? गांव के लिए पक्की सड़क और एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट। और ये जो आदमी है वोकेशनल इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा होगा, क्या इसको पता होगा कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है? मतलब एक सीधा साधा जो है बिल्कुल आदमी, क्या मजाक है। दूसरे ये कि मुझे नहीं पता, आप रिपोर्टिंग करते हैं कानून की, क्या अदालत की मर्जी के बग़ैर ये बाला ही बाला डिप्टी कमिश्नर साहब की मौजूदगी में ये हो सकता है चलो जी मिट्टी पाओ मिंतकी अंजाम तक पहुंच गया, या इसका भी कोई प्रोसीजर है? मतलब एफआईआर तो कटी, क्या इस केस में रियासत फरीक है या नहीं है? मुझे जरा समझाएं। रियासत फरीक नहीं है ना, यही तो है। और निचली अदालतों में रोजाना की बुनियाद पर ऐसे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कि पार्टी ने कह दिया तो जी वो है। और साथ ही अगर कुछ वो होगा वो दियत, या अभी तो दियत का इसमें कोई जिक्र नहीं। पुलिस ने तो अल्लाह के नाम पे उसे नहीं छोड़ा, उसे मार दिया, जाहिर है। लेकिन उनकी जो आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट पढ़ा, वो शुरू में वो कह रहे हैं वैसे तो मैंने कोई मुतालबात नहीं किए थे, लेकिन लोका ने, हाँ लोका ने, तो वो जाहिर है ये वो होता है जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको मजबूर करते हैं। क्योंकि जाहिर है जो भी एक्यूज्ड के इर्द गिर्द, चाहे उसका लॉयर हो, चाहे उसके कोई साथ कनेक्शंस हो, अच्छा मैं वकील हूं, इर्द गिर्द के लोगों के थ्रू दबाव डलवाते हैं जी चलो जी बच्चा तो चला गया, आपका आप क्या करना है, का भला हो जाएगा जी। बिल्कुल। देखिए बात ये सदका जारिया हो जाएगा वोकेशनल। मैं वकील हूँ, लेकिन मैं क्यों इस आदमी की वकालत करूँगा? पास तो अदालत आने तक का किराया नहीं है, तो मैं किस बुनियाद पे इसके लिए मेहनत करूँगा? ये कितनी पेशियाँ भुगतेगा? इसका मुकदमा ही एक ऐसी जगह रखा जाएगा, ये रहता कहीं और है। और ये गुजरांवाला है। और अगर रहीम यार खान में जो केस चलेगा, ये कितनी पेशियाँ सस्टेन करेगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा क्या ये बेइंसाफ़ी नहीं है? इंसाफ और बेइंसाफ़ी ये नहीं कि अदालत में आपने एक ब्लैक एंड वाइट देखा और फैसला कर दिया। क्या ये भी बेइंसाफ़ी का हिस्सा नहीं है कि एक बंदा गुजरांवाला में उसकी माशी हालत ज़ीरो है, उसके पास बस का किराया नहीं है, वो अदालत तक आ नहीं सकता, और आप ये देखे बग़ैर, उसकी ये सारी चीज़ें देखे बग़ैर उसका ये फर्रा जो है ये कबूल कर लें जी मैंने अल्लाह के नाम पे माफ़ किया? क्या अदालत को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए? नहीं आती, नहीं आनी नहीं चाहिए। लेकिन इंसाफ तो ठीक है, अंधा हो सकता है, अदालत कैसे अंधी हो सकती है यार? लेकिन वही बात है ना, अदालत भी देखें उसके ऊपर चलेगी ना। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है अगर मुतासिर फरीक ही कह रहा है कि जनाब मैंने अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया, अदालत भी कहती है जान छुड़ाओ। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सलाउद्दीन ने एक मारा गया है, पाकिस्तान का एक शहरी मारा गया है, ठीक है, और एफआईआर भी दर्ज हुई और शायद पुलिस टॉर्चर की वजह से ही मरा है। अगेन आपने वो जख्म भी देखे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन के घर वालों के खिलाफ जुर्म तो नहीं है ना, राइट? ये तो पूरी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जुर्म है। कल कोई मुझे गोली मार देता है तो ये सिर्फ क्या मेरे फैमिली का लॉस तो नहीं है ना यार। मैं नहीं कह रहा कि मेरे जाने से पाकिस्तान का लॉस है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ये चीज़ सबको अफेक्ट करती है। तो ये कभी मुझे हमारे कानून के बारे में ये बात कभी समझ नहीं। अच्छा, और फिर मुझे अचानक से याद आया कि ये तो आप माफ कैसे कर सकते हैं? ये कंगला है, इसे नहीं मिलेगा इंसाफ। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे,
साहिवाल में जो फैमिली मारी गई, यही मैं आ रहा था उसको कहाँ से इंसाफ मिल रहा है? और उनका केस भी कहाँ रखा गया और वो रहते लाहौर में हैं और वो भी अनकरीब ऐसे यहाँ इसी तरह एंड होगा। ये वो भी अल्लाह के नाम वो भी इसी तरह एंड होगा। JIT वहाँ गई और JIT के इंतजार में बैठे रहे वो फैमिली लाहौर से जाकर के। मुझे नहीं पता कि वो पक्की सड़क होगी या वोकेशनल इंस्टीट्यूट होगा या मदरसा होगा या बच्चों का प्राइमरी स्कूल होगा, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही होगा। उसके बाद आपको याद है तवातुर से 3-4 वाकयात आए थे। एक प्राइवेट जेल पकड़ी गई थी, वो सारा कुछ हो गया, वो टॉर्चर से मर गए कुछ, वो जो भी सारे एंड में पाकिस्तानी आवाम का बहुत बड़ा दिल है, कोई भी चीज माफ कर। ये मकतूल के वालिदैन का इतना बड़ा दिल होता है यार, अल्लाह के नाम पे माफ कर दे। शाहरुख जतोई का केस याद है? वक्फा ले ले। वेलकम बैक। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया में जो 10 बड़े पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स यानी इंसानी सेहत को लाहिक ख़तरे हैं, उनमें डेंगू भी शामिल है। पाकिस्तान की हद तक अगर देखा जाए और पिछले सालों से कंपेयर किया जाए, बिलखुसूस 2011 से, तो इस साल सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक डेंगू के मुतासरीन के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल 30,000 से ज़ायद लोग डेंगू से मुतासर हुए, 47 अमवात हुई। हालांकि मुतासरीन की तादाद 2011 से ज़्यादा है, लेकिन 2011 में 370 अमवात हुई थी। मुझे हैरत ये है कि इन आदाद शुमार से पता ये चला कि सिर्फ इस्लामाबाद जो है उस एरिए में सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है डेंगू का। 8,245 लोग इससे मुतासर हुए हैं इस्लामाबाद में और 17 अमवात हुई हैं। यानी मुतासर भी सबसे ज़्यादा हुए हैं और अमवात भी 17 वहाँ हुई हैं। पंजाब जिसकी आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ 6,629 लोग मुतासर हुए और अमवात 16 हुई हैं। और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर सिंध का नंबर आता है, फिर बलूचिस्तान का नंबर आता है, फिर आज़ाद कश्मीर का नंबर आता है। अच्छा, ये हमारे हिसाब से बहुत ही ख़राब सूरत हाल है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन अगर हम बाकी दुनिया, खुसूसन जो ट्रॉपिकल ममालिक हैं, उनसे अगर कंपेयर करें तो हम तो कहीं नहीं खड़े हुए। इस साल ये अजाब जो है पता नहीं कितना बड़ा आया है। मसलन फ़िलिपीन के बारे में चीफ ऑफ डिजीज़ सर्विलेंस NIH डॉक्टर राना सफदर ने का मैं कोट कर रहा हूँ, फ़िलिपींस में इस साल 3,23,000 लोग जो हैं डेंगू से मुतासर हुए हैं और 1272 अमवात हुई हैं। श्रीलंका में, जिसकी हमने बड़ी मदद ली थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में डेंगू पे काबू पाने पे और खासी हद तक कामयाबी हुई थी, श्रीलंका में इस साल 34,000 लोग मुतासर हुए हैं और 100 से ज़ायद अमवात हुई हैं। थाईलैंड में 1.5 लाख केसेस हैं, वियतनाम में 1.25 लाख केसेस हैं, मलेशिया में 1,03,000 केसेस और 149 अमवात, बांग्लादेश में 1 लाख केसेस और 150 अमवात। उस आईने में देखें तो पाकिस्तान की हालत कोई इतना वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से एक एपिडेमिक की सूरत हाल है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं सलमान सूफ़ी साहब, जो पिछले हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उनके स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट था, उसके इंचार्ज थे और उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। सलमान सूफ़ी साहब, ये हमारे यहाँ ही सिर्फ मैनेज नहीं हो रहा, ये कहीं भी नहीं मैनेज हो रहा, क्या ये तासुर मेरा ठीक है? बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। ये तासुर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बाकी मुल्कों में नहीं है और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उस फैक्टर की वजह से इसकी जो है तादाद वो बढ़ रही है। जिस तरह आपने जो फिगर कोट की है उसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करूँगा कि ये अब जो ऑफिशियल फिगर आज मैंने जब कलेक्ट किया तो वो 50,000 से ऊपर ओवरऑल पाकिस्तान में हो चुकी है और 147 ऑन रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेथ टोल है वो है कि 147 अमवात इसमें हो चुकी हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो इसमें अवेयरनेस का एक कैंपेन का एक फैक्टर है कि जो वैक्सीन इसकी कोई नहीं है। जो WHO के हिसाब से भी जो इसकी वैक्सीन तैयार की गई है वो सिर्फ उन अशखास के ऊपर, उन मरीजों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है कि जिनको पहले डेंगू हो चुका हो। तो इसका सिर्फ एक इलाज है और वो है प्रिवेंशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इस दफ़ा की जो पॉलिसी है प्रिवेंशन की, उस पर बहुत ही कम हद तक काम हुआ है।
बल्कि उसको उसकी जो कैंपेन है उसको एक तरह से जिक पहुंचाई गई है एक फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, जिसमें अगर आपको मैं बताऊं कि जो वैक्स जिसकी प्रिवेंशन है वो ज़्यादातर होती है स्प्रे से और जो भी डेंगू की जो इक्विपमेंट्स होती हैं जिस तरह मैट्स लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा जो हैं वो करियाना और ये जो छोटे स्टोर्स वो हैं मौजूद हैं जो कि ये आवाम को प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें। लेकिन पिछले साल जहाँ पे 100% करियाना स्टोर्स पे और रिटेलर्स पे एंटी डेंगू जो प्रिवेंटिव स्प्रेज और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, इस साल उसमें सिर्फ 25% रिटेलर्स के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। और उसकी वजह सिर्फ पॉलिसी लाइनिंग है कि FBR ने जब NIC की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी रिटेलर्स के ऊपर, तो उस टैक्स कलेक्शन के शौक में वो चीज़ भूल गए कि इस वक्त डेंगू का एपिडेमिक जो है वो इस वक्त हाई नोट पे है और इस तरह के स्प्रेज को कम से कम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से दूर रखना चाहिए। अब उनकी टसल के दौरान हुआ ये कि जो रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स हैं, वो इन चीज़ों को खरीद ही नहीं रहे हैं और उसके बदले में जो अवाम है उनको इन चीज़ों की एक्सेस ही नहीं। तो हुकूमत को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो जितनी भी कैंपेन चला लें, जितने भी सेमिनार कर लें, वो अगर स्ट्रीट्स के अंदर वो स्प्रे भी करते हैं, लेकिन जब तक घर के अंदर वो स्प्रेज और उस तरह की इक्विपमेंट मौजूद नहीं होगी तो डेंगू कभी भी प्रिवेंट नहीं हो सकेगा। सलमान साहब एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये जो शनाख्ती कार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, ये जहाँ तक मुझे पता है तो 50,000 से ज़ायद की ख़रीदारी पे शनाख्ती कार्ड आपको देना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर कैसा इशू होगा? और दूसरी बात कि ये तो फिर सिर्फ स्प्रेज तक तो महदूद नहीं रहना चाहिए ना। अगर सिर्फ शनाख्ती कार्ड की वजह से ही खरीदारी नहीं कर रहे स्टॉक्स का, तो फिर मतलब टॉयलेट पेपर भी कम होना चाहिए, टिश्यू पेपर भी कम होना चाहिए। उसमें यह है कि तो मेरे ख्याल में इशू बना करके जिस तरह पोलियो का हुआ था, याद है आप? नहीं, लेकिन ये कुछ और कह रहे हैं। नहीं, मैं वो जो कह रहे हैं मैं वो वैसे कह रहा हूँ कि एक इशू को वो बना करके और उसको एज अ ब्लैकमेलिंग टूल भी इस्तेमाल तो क्या ब्लैकमेलिंग हो रही है सलमान साहब? बिकॉज ये जो शनाख्ती कार्ड वाली बात है, ये तो शायद दिस वुड क्रिएट अ शॉर्टेज इन अदर गुड्स आल्सो ना। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। जो आप 50,000 की बात कर रहे हैं वो है एक सिटीजन के ऊपर, अगर वो सिटीजन 50,000 से ऊपर की खरीदारी करता है। जो मैं इशू पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो रिटेलर्स की परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री ओनर्स, जहाँ से उन्होंने लेना है वो स्प्रे जो खरीदना है। तो जब वो स्प्रे खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो सिर्फ 25% वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास एक्सेस है सुपरमार्केट। जो करियाना स्टोर है जहां मैं रहता हूं या आप रहते हैं, जो छोटे महलों में जो स्टोर हैं जहां पे हमारी मेजॉरिटी ऑफ आबादी ये चीजें खरीदती है, वो खरीदती हैं ये चीजें होलसेल मार्केट से, जिस तरह लाहौर में अकबरी मंडी है या कराची में सदर है। और उनकी जो यूनियंस हैं उनकी FBR से टसल चल रही है NIC की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर कि हमने अभी NIC जो है वो प्रोवाइड नहीं करना फैक्ट्री ओनर्स को ये चीजें खरीदने के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ FBR से कि भाई आप अपना टैक्स कलेक्शन करें, लेकिन इस वक्त डेंगू के लिए कम से कम इन चीज़ों को इस रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद कर दें, ताकि जो करियाना स्टोर पे ये एक्सेस तो हो और वो लोग जो हैं वो अपने घरों में स्प्रे के थ्रू अपने आप को डेंगू से प्रिवेंट कर सकें। तो इसका आम आदमी सिटीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको एक्सेस ही नहीं है इस चीज़ की कि वो खरीद सके, क्योंकि रिटेलर्स के पास ही अवेलेबल नहीं। अच्छा, जब आप थे हुकूमत में और पिछली हुकूमत में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला, उन्होंने भारत कुछ अच्छे काम किए, उसमें ये भी उन्होंने काम किया और 2016-17 में कम जो है डेंगू वहाँ पर फैला, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने मदद भी की। तो क्या उस तरह की प्रोएक्टिव पॉलिसी आपको नज़र नहीं आ रही? अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि जब ये पॉलिसी मेकिंग होती है तो वहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं जिनके खुद हाथ में एंटी जो मॉस्किटो रिपेलेंट वो इलेक्ट्रिक होते हैं, वो जो रैकेट से, और वहाँ पे बैठ के जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है तो वो इतनी इंसुलेटेड होती है कि उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि एक ऐसे एरियाज भी हैं हमारे मुल्क में कि जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है और उनके हिसाब से पॉलिसी की जानी चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में डेंगू का अटैक हुआ था तो एक वॉर रूम था जहां सुबह 6 बजे मीटिंग होती थी और हर जगह से एरिया के हिसाब से डेंगू की जो पिक्चर्स उतार के जहां पे लार्वा मौजूद होता था वो आती थी और उस हिसाब से वहां पे स्प्रेज ना सिर्फ दिए जाते थे बल्कि आवाम को फ्री जो है ये स्प्रेज और इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जाती थी। तो इसकी वजह से वो जो एंटी डेंगू की जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल थी। मैं इतना हद तक नहीं चाहूंगा कि मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि टैक्स कलेक्शन के पर्पस में जो एंटी डेंगू कैंपेन है उसको इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है एंड समबडी हैज टू टेक नोटिस एंड हेल्थ मिनिस्ट्री एंड FBR हैज टू टेक अ पॉइंट ऑन इट
और इस तरह की चीज़ों को एग्जाम्प्ट करना चाहिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। बहुत शुक्रिया सलमान हमसे बात करने। नाज़रीन ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रार के पास कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं ओवर डेंगू के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। जैसे हम अभी बात कर रहे थे डेंगू के बारे में, तो इस साल तकरीबन 30,000 से ज़ायद मुतासर हैं लोग डेंगू के, और मेरे ख्याल 50 से कम अमवात हुई है। जी यही है ना। अच्छा, ये इसलिए है कि डेंगू इन एंड ऑफ इटसेल्फ जानलेवा नहीं है, ठीक है, यूजुअली नहीं होता, आप स्टैट्स देख सकते हैं। लेकिन जब ये इन्फेक्शन मज़ीद सीरियस हो जाए, जिसको सिवियर डेंगू या डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, फिर ये जानलेवा हो सकती है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में बहुत तेज़ बुखार होता है, आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, तो फिर आप नाक से और नसों से खून भी निकलता है और फिर आपकी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम गिर सकती है। फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम भी है, जिसमें एकदम आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे चला जाता है, आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है और आपकी मौत हो सकती है। यूजुअली ये क्यों होता है कि अगर पहले से आपको कोई और कंडीशन हो जिससे ये चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही हो, जैसे कि जब ताइवान में 2002 में डेंगू का एक बहुत सीरियस आउटब्रेक था, तो वहाँ पर पता लगा कि अक्सर जो फेटल केसेस थे वो इसलिए थे क्योंकि पहले से गुर्दों की बीमारी थी लोगों को, या वो डायलिसिस पे थे, उनको रीनल फेलियर था, तो वैसे ही बीपी लो हो जाता है तो मज़ीद इससे लो हो जाता है। अच्छा, ये मैं बात आपको नहीं कहूँगा कि भाई ये बिल्कुल ये दिन में काटते हैं या पानी की सफाई किया करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे ख्याल ये बातें सबको पता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शायद बहुत लोगों के इल्म में नहीं है। अच्छा, पहले तो खुदा के लिए अपना इलाज करने की आप कोशिश ना करें। गो टू अ डॉक्टर, ब्लड टेस्ट कराएं ताकि कॉन्फर्मेशन हो कि वाकई आपको डेंगू है। अच्छा, डेंगू में क्योंकि पूरी जिस्म में दर्दें होती हैं, हमारे यहाँ दर्द का इलाज क्या है पाकिस्तान में? कौन सी दवाई दी जाती है सबसे पहले? पैनाडोल, राइट। पैनाडोल कभी ना लें, क्योंकि पैनाडोल में पैरासेटामोल है, और पैरासेटामोल से क्या होता है कि आपकी ब्लड थिन करती है, जैसे एस्पिरिन भी आपकी ब्लड थिन करती है। तो अगर आपको वैसे ही खतरा है कि ब्लीडिंग हो रही है और आप ऊपर से ब्लड थिनर ले लें, तो फिर तो 100% आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। मैं टेक्निकल बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर हमारे यहाँ ये भी होता है, ये सर ये एंटीबायोटिक ले लें आप, इससे एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस आपको इसके साथ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी है, क्योंकि ये भी हो जाता है। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिलिन जो फैमिली है, उससे एक साइड इफेक्ट है कि आपको उल्टी भी आ सकती है, आपको जुलाब भी हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है डेंगू में, क्योंकि पहले भी आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हो, आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल्स हैं वो कम हो रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अच्छा, इसका मतलब है कि सिर्फ पानी नहीं बल्कि फ्रूट ड्रिंक्स और जूसेस। अच्छा, इसमें ख्याल रखें कि वो डब्बे वाले जूसेस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आधे वक्त वो जूस होते ही नहीं है और उनमें चीनी बहुत भरी होती है, और चीनी भी आपको डिहाइड्रेट करेगी। फ्रेश जूसेस, और वो भी मुख्तलिफ तरीकों के होते हैं। अच्छा, ORS, इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें, ये आपने ज़रूर लेनी है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि यार अगर दर्दें हो रही हैं और ऊपर से बंदा पैनाडोल नहीं ले सकता तो क्या करे? और भी ग्रुप्स हैं, और हल्का सा मसाज भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये भी आप ना सोचें कि अच्छा मुझे डेंगू हो गई है तो अब मुझे एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कमरे में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे मस्कीटो नेटिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर आपको डेंगू है और ऊपर से एक और डेंगू मच्छर ने आपको काट लिया, इट विल गेट वर्स, बिकॉज आपका जो वायरल लोड है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो अक्सर लोग टोटकों की बात करते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ी एहतियात इसमें आपको करनी होगी, रिसर्च अपनी कर लें, लेकिन कुछ टोटके एक्चुअली फ़ायदेमंद हैं। डेंगू में क्या होता है कि आपका ब्लड काउंट जो प्लेटलेट्स कहते हैं वो ड्रॉप कर जाता है। नॉर्मल जो लेवल होता है आई थिंक इज़ अबाउट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन आपको डेंगू में नहीं करानी अनलेस वो 10,000 के लेवल तक पहुँच जाए, उससे पहले इट इज़ डेंजरस। ट्रांसफ्यूजन अगर नहीं हो सकती फॉर वट एवर रीज़न, आप उस लेवल तक नहीं आए, तो आप क्या चीज़ें खा सकते हैं या ले सकते हैं जिनसे नेचुरली प्लेटलेट्स आपके बढ़ सके? तो मछली, मुर्गी, ये जो लीन मीट्स हैं
इनमें प्रोटीन भी है, जिंक भी है, विटामिन B12, जो सब आपकी ब्लड प्लेटलेट काउंट को ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, फिर साग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकली, धनिया और मेरे ख्याल की इवन तुलसी शायद इसमें काम आती है। ये पपीते के पत्ते की बात करते हैं अक्सर। अच्छा, दिस वर्क्स, क्योंकि अगर पपीते के पत्तों का आप कोई जूस बनाए या पानी बनाए, उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये हामला खवातीन के लिए नहीं है, या जो बच्चों को दूध पिला रहे हों। और फिर ज़ाहिर है अगर एलर्जी है या आपने अभी सर्जरी करानी है तो वो भी आप नहीं ले सकते। नीम के पत्तों का भी पानी आप पी सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी करना है, प्लीज़ ये ना कि मैंने खाला के बेटे से सुना था या मोहल्ले में किसी ने कहा था, थोड़ी सी तस्दीक कर लें। इफ़ इन डाउट टॉक टू अ डॉक्टर। वैसे बंदा डेंगू से बच सकता है। पहले तो ये तय कर लेंगे आपको डेंगू है, सबसे पहला तो ये है ना, पहले तो डॉक्टर जरूरी है, बिल्कुल, और मायना और ब्लड टेस्ट जरूरी है। हाँ, और भी सामान है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। डेंगू के मच्छर से दूर रहिए और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।